1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, देश में स्वतंत्रता की अलग पैदा की थी। 1857 के सिपाही विद्रोह ने सबसे पहले भारतीयों में स्वाधीनता का स्वप्न पैदा किया था। 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में कि आखिर 10 मई 1857 को क्या हुआ था, जिसने हमारे भारत की आज़ादी की पहली नींव रखी थी। $1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। आइए जानते हैं इस स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, जिसने आज़ादी की पहली नींव रखी थी। 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थी, जैसे कि 18वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार और बंगाल में चुनार आंदोलन हो चुका था। 19वीं सदी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुए, जिनमें मालाबार के मोपलाहा किसानों और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फराइजी आंदोलन अहम है। 19वीं सदी के पहले 5 दशकों में कई जनजातीय विद्रोह भी हुए, जैसे मध्य प्रदेश में भीलों का, बिहार में संथालों और उड़ीसा में गोंडसैम खोंड जनजातियों का विद्रोह अहम था। लेकिन इन सभी आंदोलनों का प्रभाव क्षेत्र बहुत ज्यादा सीमित था, यानी स्थानीय प्रकृति के ही थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का वह 1857 में था। शुरू में तो यह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में यह जनव्यापी क्रांति के रूप में उभर कर आया। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठाया गया था। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब अन्य राजाओं को भय सताने लगा कि उनका भी विलय थोड़े दिनों में ही हो जाएगा। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन रोक दी गई, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय करा लिया, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब विद्रोही बन गया। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकारी कानून में बदलाव कर दिया और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाले हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकते थे। इसके अलावा मिशनरियों को भी भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुछ प्रथा जैसे सती प्रथा आदि को समाप्त करने पर लोगों के मन में असंतोष पैदा होने लगा। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था। इन सब में से बहुत से ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में असक्षम थे और वे साहूकार का कर चुका नहीं पा रहे थे, जिससे अंत में उनको अपनी पुश्तैनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ा था। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था।
इसलिए किसानों की पीड़ा से वे भी प्रभावित हुए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजार ब्रिटेन में निर्मित उत्पादों से पट गया। इसमें भारत का स्थानीय कपड़ा उद्योग खास तौर पर तबाह हो गया। भारत में हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत कच्ची सामग्री का सप्लायर और ब्रिटेन में बने सामानों का उपभोक्ता बन गया। जो लोग अपनी आजीविका के लिए शाही संरक्षण पर आश्रित थे, सभी बेरोजगार हो गए। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ उनमें काफी गुस्सा भरा हुआ था। भारत में ब्रिटिश सेना की 87% से ज्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कमतर माना जाता था। एक ही रैंक के भारतीय सिपाहियों को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाहियों को सूबेदार रैंक के ऊपर कोई रैंक नहीं मिलती थी। इसके अलावा भारत में ब्रिटिशन शासन के विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। उनको अपने घरों से काफी दूर दूर सेवा देनी पड़ी। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया, जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी सेवा देनी पड़ सकती थी। बंगाल आर्मी में अवध के उच्च समुदाय के लोगों को भर्ती किया गया। उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उनको समुद्र यानी काला पानी पार करना वर्जित था। उन लोगों को लॉर्ड कैनिंग के नियम से शक हुआ कि ब्रिटिश सरकार उन लोगों को क्रिश्चियन बनाने पर तुली हुई है। अवध के विलय के बाद नवाब की सेना भंग कर दी गई। उसके सिपाही बेरोजगार हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर दुश्मन बन गए थे। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारणों में यह अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों के लिए भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। ये राइफलें 1853 की राइफल के जखीरे का हिस्सा थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इन सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उनकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया। 24 अप्रैल को 3 LC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आज्ञा की अवहेलना के कारण इन 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया। खुला विद्रोह 10 मई दिन रविवार को सायकाल 5 से 6 बजे के मध्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी 20 NI में विद्रोह की शुरुआत हुई। उसके बाद 3 LC में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोहियों में अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई गई। मंगल पांडे ने हेयरसे को गोली मार दी, जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी गई थी। इसके कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिनको 9 साल जेल में सजा सुनाई गई। घटना के बाद मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई। 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 के संग्राम की शुरुआत का प्रतीक बना। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल तोड़ दी। 10 मई को वे दिल्ली के लिए आगे बढ़े। 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। शीघ्र ही विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी में भी फैल गया। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया। 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया, परंतु संघर्ष में जॉन निकोलस मारा गया और लेफ्टिनेंट हडसन ने धोखे से बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों मिर्ज मुगल और मिर्ज ख्वाजा सुल्तान एवं पोते मिर्जा अबू बकर को गोली मार दी। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 ईस्वी को हुई। यहाँ की क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के घेराव के बाद ब्रिटिश रेजिडेंस हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हैवलॉक और आर्मस्ट्रॉन्ग ने लखनऊ को दबाने का भरकस प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। आखिर में कोलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट के सहयोग से मार्च 1858 ईस्वी में शहर पर अधिकार कर लिया। वैसे यहाँ क्रांति का असर सितंबर तक रहा। 1857 का संग्राम 1 साल से ज्यादा समय तक चला। इसे 1858 के मध्य में कुचल दिया गया। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को आखिरकार कैनिंग ने घोषणा किया कि विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया जाए, और कैनिंग की घोषणा के द्वारा विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया।
कहा जाता है कि ये भारत की आज़ादी का पहला संग्राम था, लेकिन ये असफल रहा। चलिए जानते हैं इसकी असफलता के आखिर कारण क्या थे। हालांकि बहुत कम समय में आंदोलन देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। खासतौर पर दोआब क्षेत्र में इसका असर रहा। दक्षिण के प्रांतों ने इनमें कोई हिस्सा नहीं लिया। अहम शासकों जैसे सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा और अन्यों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। विद्रोह के लिए असरदार नेतृत्व का अभाव था। नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी में कोई शक नहीं है, लेकिन वे आंदोलन को असरदार नेतृत्व नहीं दे सके। इसके अलावा विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। विद्रोही क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। उन्हें अगले क्षण का क्या करना होगा यह उनको नहीं पता था। यह भी निश्चित नहीं था कि वह आगे क्या कदम उठाएंगे। वे मात्र भावावेश एवं परिस्थितिवश आगे बढ़े। सैनिक दुर्बलता का विद्रोह की असफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहादुर शाह जफर और नाना साहब एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे, पर उनमें सैन्य नेतृत्व की क्षमता की कमी थी। जबकि अंग्रेजी सेना के पाल लॉरेंस ब्रदर्स, निकोलस हैवलॉक, आउंट्रोम एंड एडवर्ड जैसे कुशल सेनानायक थे। विद्रोहियों के पास न बल था और न ही पैसा। उनके उलट ब्रिटिश सेना के पास बड़ी संख्या में सैनिक और पैसा और हथियार थे, जिसके बल पर वे विद्रोह कुचलने में सफल भी रहे। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की थी। अगर इस वर्ग ने अपने लेखों एवं भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता तो निसंदेह ही क्रांति के इस विद्रोह का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। इंग्लैंड में 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद बनाई गई। इन 15 सदस्यों में 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा करने तथा 7 की कोर्ट ऑफ हायर एक्टर्स द्वारा चुनने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने का अधिकार स्वीकार किया गया। 1857 का विद्रोह इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से मार्ग प्रशस्त हुआ था। 1857 की क्रांति ही हमारे भारत की आज़ादी की पहली नींव बनी थी और इसी विद्रोह ने हमारी आज़ादी को भी जन्म दिया था। अगर उस समय ये लोग इस कदम को ना उठाते तो शायद आगे चलकर हमें आज़ादी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।